गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं गाइज आज के सेशन को। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस किए थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। आई होप आप उनके वो लेक्चर देख लिए होंगे। कल के लाइव सेशन के अंदर ये सारे पॉइंट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहे इसलिए क्लास आज भी हम ले रहे हैं। हम नहीं चाहते आपकी क्लास मिस हो, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई संडे मंडे देखा नहीं जाता प्रिपरेशन के टाइम पे। तो यदि हम आज क्लास ले रहे हैं इसका मतलब है कि आपको आज भी पढ़ना है। आज ये नहीं समझना कि संडे है तो आज हम क्लास नहीं पढ़ेंगे। हम कहीं भी रहते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू हो, इसलिए आज आपकी क्लास हो रही है। कल एक्चुअल में हमने जो डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगेन आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, जिसमें आपने 3 टाइप के टेस्ट पढ़े थे। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़े थे आपने। इनमें से तीनों के वैल्यू के बारे में हमने एक बार आपको क्लियर कट सारी चीजें बता दी थी कि आपको मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, इन सब के वैल्यू के बारे में हमने दिखाया था। लास्ट में हमने एक नोट करके पॉइंट लिखवाया था, जो कि आपको आज एक बार क्विकली रिवाइंड करवा देता हूं कि जो आपकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 0.7 अंडर रूट एफ होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजारों बार का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो आपके पेपर के अंदर आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, एफसीटी बोलते हैं ना। तो एफसीटी जो आपका होता है, ठीक है, एफसीटी जो आपका होता है 0.66 एफसीआर होता है, ठीक है। और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है आपको, बाकी ये वाला डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए, आप कंक्रीट का क्यूब बना रहे हैं और कंक्रीट का क्यूब बना के उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ को हटा देते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी आप पढ़ने वाले हैं वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी जब पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत सारे फैक्टर देखने को मिलेंगे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, कहीं पास बढ़ा देते हैं। तो उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाले टेस्ट के बारे में, इनके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, इसके बाद हमने आपको पॉइजन रेशियो के बारे में बताया था कि 0.15 से 0.20 वैल्यू होती है। फिर हमने दो और इंपॉर्टेंट बातें बताई थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कि किस ग्रेड के हिसाब से कौन सा वैल्यू होता है, कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है, यूनिट वेट ऑफ पेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, इनके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम बात करने वाले हैं कि अभी तक, अब थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था, हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते थे। हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं। अब स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमने जो टेस्ट किए दैट इज वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट थे। कैसे टेस्ट थे? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इसलिए कहते हैं कि आपने देखा जितने भी हम टेस्ट करते हैं, चाहे वो फ्लेक्चरल के अंदर हो, देखो सिंपल सी बात है, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो, चाहे आपका फ्लेक्चर के अंदर चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, इन सब के अंदर जो हमारा स्पेसिमेन होता है क्या होता है? ब्रेक होता है। स्पेसिमेन क्या होता है? ब्रेक होता है। अब इमेज तो यहाँ पास दिख नहीं रही, जैसे इसी के अंदर देखो, आप स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं तो आपका हमारा जो स्पेसिमेन है ब्रेक हो रहा है। आप यूटीएम के अंदर टेस्ट करते हैं, स्पेसिमेन ब्रेक होता है। आप फ्लेक्चर के अंदर जो अपन ब्लॉक या बीम बनाते हैं वो भी आपकी बेंड करती है, ब्रेक होती है। तो जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है। स्पेसिमेन क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है। ये चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ रही है? ये चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ रही है? अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिमेन हमारा क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है। चीज आपको क्लियर हो गई। आगे हम क्या बात करने वाले हैं पता है आपको? आगे हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ टेक्निक कि यदि ऐसा कुछ हो जाता है, जस्ट अ मिनट गाइज, ऐसा कुछ हो जाता है कि आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, अब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। अब आप चाहे तो फ्लैप की, बीम की, कॉलम की, किसी की आप स्ट्रेंथ चेक करना चाहें विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज किए, है ना, स्ट्रक्चर को बिना तोड़ फोड़ किए आपको स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमारे पास आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्या होते हैं इसके अंदर? हम स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं करते। पहला सवाल यही कई बार पूछा हुआ कि एनडीटी क्या होता है? एनडीटी का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये तो सिंपल सा हो गया। अब एनडीटी इज ऐसे लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो एनडीटी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए आसानी से उसकी स्ट्रेंथ को हम टेस्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए, बिना डैमेज किए आसानी से उसकी स्ट्रेंथ को हम चेक कर लेते हैं। क्लियर चीजें? अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर हमारा पहला एक टेस्ट होता है स्किम्ड, है ना, स्किम्ड रिमाउंड हैमर टेस्ट।
स्किमिड रिमाउंड रिबाउंड हैमर टेस्ट, क्या बोलते हैं, स्किमिड रिमाउंड हैमर टेस्ट। दूसरा आपका होता है अल्ट्राफोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्राफोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दो सवाल आते हैं कि अल्ट्राफोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कहाँ यूज होता है, तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। कौन सी स्ट्रेंथ जब निकालते हैं, डिस्ट्रक्टिव कि नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल आपके हैं। अच्छा, जब स्किमिड रिमाउंड हैमर टेस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं कोई दीवार है, इस दीवार की हम स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास रिबाउंड हैमर होता है। ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यदि इमेज आपको ना दिख रही हो तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इमेज के अंदर, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, शायद ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट गाइज, थोड़ा सा कुछ लैपटॉप वगैरह कुछ हैंग कर रहा है क्या, 1 मिनट टाइम लेंगे आपका। ओके ओके, चीज़ें क्लियर हो गई ना, अब दिख रहा है ना आपको प्रॉपर। ठीक है, जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अभी देख लेते हैं, उसका कोई बड़ा इशू नहीं। देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कोई, ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, जस्ट अ मिनट। ये हमारे पास क्या कोई स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास जब कोई स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कोई क्या है, एक स्ट्रक्चर है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, अब स्ट्रक्चर पे हम क्या कर रहे हैं, रिबाउंड हैमर के द्वारा इसमें, रिबाउंड हैमर के द्वारा इसकी स्ट्रेंथ की हम टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। एक ये क्या होता है, ये हैमर माफ होता है, ये क्या होता है, हैमर माफ आपको देखने को मिलेगा, हैमर माफ होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक इम्पैक्ट स्प्रिंग लगी होती है, इसमें आप देखेंगे एक राइडर या फिर गाइड रॉड लगी होती है, स्केल लगी होती है, और यहाँ पास एक लॉकिंग या फिर रिलीज बटन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्लंजर है, ये आपका प्लंजर लगा होता है, हैमर माफ में क्या प्लंजर लगा होता है। अब क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान में समझिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ से रिलीज करना है। जैसे आप रिलीज करेंगे तो जो आपका प्लंजर होता है ना, जोर से जाकर के कंक्रीट सरफेस पे टकराएगा, क्या करेगा, टकराएगा। अब यहाँ पर इम्पैक्ट स्प्रिंग लगी हुई है, तो टकराने के बाद वापस आता है, क्या आता है, वापस आता है। अब मेरा हाथ तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैं खुद आपको दिख नहीं रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिए। इसमें टकराता है, टकराने के बाद वापस रिटर्न आता है। जब ये वापस रिटर्न आता है तो एक पहले एक बार दीवार पे गया, टकराया, फिर इम्पैक्ट स्प्रिंग लगी है तो रिटर्न आता है। तो यहाँ पास क्या होता है, गाइडिंग स्केल लगी होती है। गाइडिंग क्या होता है, एक स्केल लगी होती है। इस स्केल क्या होगा, आगे की तरफ पीछे तरफ रिबाउंड होगा, पीछे की तरफ क्या होता है, रिबाउंड होता है। अब रिबाउंड होकर कितना पीछे गया, किस तरीके से रिबाउंड हुआ, या फिर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। और इस डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर लेते हैं रिबाउंड नंबर के फॉर्म में, क्या कर लेते हैं, रिबाउंड नंबर के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं। जब इसे हम रिबाउंड नंबर के फॉर्म में मेजर कर लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये रिबाउंड नंबर से हमें पता चल जाता है, क्या पता है आपको, ये रिबाउंड नंबर से हमें स्ट्रेंथ पता चल जाती है। अगेन हम बता रहे हैं कि इसमें हम रिबाउंड हैमर का यूज करते हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ हार्डेंड कंक्रीट पता चल जाती है, जिसके अंदर क्या एक रिबाउंडर माफ होता है। ठीक है, इसमें एक आपकी इम्पैक्ट स्प्रिंग लगी होती है, इसमें आपका एक प्लंजर लगा होता है, इसमें एक आपकी गाइडिंग रॉड या फिर राइडर रॉड या फिर स्केल लगी होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा रिलीज बटन होता है, रिलीज बटन से हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, रिलीज बटन को प्रेस करते हैं तो जो हमारा रिबाउंड होता है ना, रिबाउंड माफ होता है, रिबाउंड माफ कंक्रीट की सरफेस स्ट्राइक करता है, टकराता है। ठीक है, अब स्प्रिंग है ना, टकराएगा, लेकिन इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको अपन मेजर कर लेते हैं रिबाउंड नंबर के फॉर्म में। यही रिबाउंड नंबर क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर को चेक करने के काम में आता है। ठीक है, कहा जाता है कि हायर रिबाउंड नंबर की वैल्यू होगी तो बेटर क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर आता है ना। जितना रिबाउंड नंबर ज्यादा होगा उतना ही आपको क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। तो आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई होगी कि रिबाउंड हैमर टेस्ट कैसे करते हैं।
रिबाउंड हैमर टेस्ट कैसे करते हैं, हालांकि ये पूछेगा नहीं कोई आपसे, बस इतना पता होना चाहिए कि रिबाउंड हैमर टेस्ट आपका डिस्ट्रक्टिव होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है। रिबाउंड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो आपका जो बेटर क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर माना जाएगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ जो होगी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बातें है, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना। वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है कि द इन दिस टेस्ट रिबाउंड हैमर इज यूज्ड टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ द हार्डन्ड कंक्रीट विच कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल रिबाउंड हैमर। माफ, ये अंग्रेजी आप पढ़ लेना, जो चीज़ें हमने बताई वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो कोई बहुत बढ़िया है। आगे हम रिबाउंड हैमर के बारे में एक क्विकली रिवीजन करवा देते हैं। ये हमारे पास कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जिसको हमने बनाया है, ये हमारे पास कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जिसको हमने बनाया है। अब इसमें हमारे पास एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर था, आप कॉपी पे चाहे तो छोटा सा बना सकते हैं, है ना। कंक्रीट का मेंबर था, इसमें आपने रिबाउंड हैमर का यूज किया जिसके ऊपर बाकी स्ट्रक्चर क्या ही बनाऊं, मैंने तो बता दिया चीजें, है ना। आगे हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास मान लीजिए कोई क्यूब है, दैट इज क्यूब, एक क्यूब बन चुका है। अब इस क्यूब को बिना डिस्ट्रक्ट किए, बिना तोड़ फोड़ किए इसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करना चाहते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे चेक करेंगे। इस क्यूब का बिना तोड़ फोड़ किए इसकी स्ट्रेंथ को हम चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल वेव भेजते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल पल्स भेजते हैं। क्या करते हैं, मैकेनिकल पल्स होता है, ट्रांसमीटर होता है ना, ट्रांसमीटर के द्वारा मैकेनिकल पल्स भेजते हैं। और हमारे पास जो रिसीवर लगा होता है ना, इस रिसीवर पे जो मैकेनिकल पल्स होती है रिसीव होती है। ये क्या होती है, मैकेनिकल पल्स रिसीव होती है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा रॉन्ग है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये जो मैकेनिकल पल्स होती है ये रिसीव होती है, मैकेनिकल पल्स रिसीव होती है। तो हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के अंदर हमारे पास जो कंक्रीट क्यूब स्पेसिमेन जो भी होता है उसमें मैकेनिकल पल्स को भेजते हैं और रिसीवर के द्वारा उसे हम रिसीव करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल पल्स है किस वेग से आई है, उसकी हम वेलोसिटी चेक करते हैं। उसकी हम क्या करते हैं, स्पीड कह सकते हैं, फिर वेलोसिटी चेक करते हैं, है ना। वेलोसिटी फिर स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी चेक करते हैं। वो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, है ना, पर सेकंड, जैसे आप चाहे तो फिर चेक कर सकते हैं। इसको हम चेक करते हैं, फिर इसके बेस पे अपन इसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर चीजें, ठीक है। यहाँ पास कुछ आपको अंग्रेजी याद नहीं रखनी है, जितना हमने बताया कि हमारे पास कोई क्यूब होगा, हमने मैकेनिकल वेव भेजी, मैकेनिकल वेव में यहाँ पे किस रेट से पास हो रही है, इसे आप ट्रांसमीटर के द्वारा रिसीव कर लेते, रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लेते हैं, और जो अपने किस वेलोसिटी आई है उसके बेस पे अपन कंक्रीट की क्वालिटी को डिफाइन कर देते हैं। क्लियर है चीज़ यहाँ तक, बन जाएगा। तो अब इस वैल्यू को याद रख लीजिए, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार आई है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपन जो पल्स वेलोसिटी है 4.5 किलोमीटर पर सेकंड, 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। यदि पल्स वेलोसिटी 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, तो अपन बोलते हैं एक्सीलेंट। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट बोलेंगे। 3.5 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड है तो सबसे पहले बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कंक्रीट अपन गुड बोला जाता है। 3.0 से 3.5 किलोमीटर पर सेकंड से डाउटफुल बोला जाता है कि यार डाउट है, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। 2.0 से 3.0 किलोमीटर पर सेकंड है तो फिर पुअर बोला जाता है। और भाई 2 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम है तो वेरी पुअर बोला जाता है। ये 2000 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, यू कैन इजिली कन्वर्ट दिस किलोमीटर को मीटर में। तो अब हम आपको जो कुछ भी बताए हैं इसमें वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, दैट इज एक्सीलेंट। 3.5 से 4.5 है तो गुड बोलेंगे। 3.0 से 3.5 है तो डाउटफुल बोलते हैं। 2.0 से 3.0 तो पुअर बोलते हैं, 2.0 वेरी पुअर। अब इतना आसानी से हमने बता दिया, अब इसमें क्या ही है, तो आपको थोड़ा सुन लेना है, बस बाकी शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है, काम हो जाएगा आपका। शॉर्ट नोट्स बनाना कितना आसान है, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में, आपने अच्छे से सीख लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट होता है वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट। अभी आजकल जो एफएफसी जेईई का एग्जाम होता है ना, इसमें एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि जो क्वेश्चन एजे में आते हैं तो आपके एग्जाम में तो आ ही सकते हैं डेफिनेटली, तो लेवल वही रहता है। तो मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आपको अपने लाइफ से थोड़ा रिलेट करना होगा।
क्या होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप जैसे कोई गलती कर बैठते हैं तो बोलते हैं नहीं यार अभी छोटा है, ये मैच्योर नहीं है, ठीक है। जब कोई छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं तो बोलते हैं मैच्योर नहीं है, अभी थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योरिटी आ जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये मैच्योरिटी क्या है? जैसे आज के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि फिर हमारे पास इतना टाइम है, इतने टाइम हम जॉब करते हैं, इतने टाइम में हम तैयारी करते हैं, पूरा आप मैनर्ड रहते हैं, टाइम में पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। कैसे होता है वो डिसिप्लिन? कैसे मेंटेन हो पाता है? आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी कैसे आई? एक तो आपकी टाइम हो चुकी है, आपकी एज 20-25 साल है, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं 22 है ना, आई होप मतलब वही 22 से ऊपर ही होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, 21-22 से ऊपर। एक तो टाइम के साथ आपके, एक तो टाइम हुआ, दूसरा आपके लाइफ में आपको ये पता चला कि भैया हम तैयारी नहीं करेंगे हमारी जॉब नहीं लगेगी तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली लाइफ के अंदर। दूसरा आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे सिचुएशन है, बहुत सारे स्ट्रेस है, रिश्तेदारों के ताने होते हैं, आस पड़ोस से कुछ भैया आपका फ्लेक्शन हुआ कि नहीं आप तैयारी कर रहे थे, है ना, दोस्तों के ताने हो गए कि भाई दोस्त हमारा तो हो गया तेरा नहीं होगा, मतलब बहुत सारी बातें चलती रहती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर आपके अंदर जो भी सरकमटेंसेस आते हैं, एक तो टाइम के साथ और दूसरा सरकमटेंसेस, उसकी वजह से आप मैच्योर हुए हैं। समझ में आ रही बात? आप मैच्योर कैसे हुए हैं, ठीक है। जब हम अपनी खुद की बात करें तो हमारी मैच्योरिटी कैसे आई है कि टाइम पे क्लास लेनी है, पूरा सिस्टम को मैनेजमेंट करना है और बहुत सारे प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना है, ये छोटे बच्चे के अंदर तो नहीं आएगी। ये मैच्योरिटी आई है टाइम के साथ में, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के बाद में, बहुत सारे सरकमस्टेंसेस को फाइट करने के बाद ये चीज़ें आती हैं। तो वैसे ही वो हमारी मैच्योरिटी टाइम और स्ट्रेस की वजह से आती है। तो इंसान के अंदर जो मैच्योरिटी होती है तो वो किसकी वजह से आती है? एक तो टाइम के साथ साथ आती है और एक आती है आपकी स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। आप देखना जो इंसान के लाइफ में स्ट्रेस नहीं आता, जो लाइफ स्ट्रेस इन द सेंस, स्ट्रेस का मतलब जिस लाइफ जिसमें स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता, स्ट्रेस का दूसरा टर्म हम कह सकते हैं स्ट्रगल, है ना, क्या कह सकते हैं? स्ट्रगल। तो जिनको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता ना, और टाइम भी निकल जाए तो उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आती जो स्ट्रगल करके कोई चीज़ अचीव करते हैं, ठीक है। जो आप स्ट्रगल करके अचीव करते हैं वो आपके अंदर, वो किसी दूसरे के अंदर नहीं आती। तो टाइम और स्ट्रगल या फिर स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रगल कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्ट्रेस अच्छा नहीं है। टाइम और स्ट्रगल के बाद आपके पास मैच्योरिटी आती है। क्या आती है? मैच्योरिटी आती है। तो मेरी एक बात बताइए, आप लोग मेरे को एक बात बताइए कि सर ये जो आप बात कर रहे हैं इंसान की, हम बात कर रहे हैं आपकी, हम बात कर रहे हैं इंसान की, इंसान के अंदर जो मैच्योरिटी आती है, वो मैच्योरिटी आती है, एक तो आपका टाइम के साथ में आती है, दूसरा आपके लाइफ में जो स्ट्रगल होते हैं उसकी वजह से आती है, ठीक है। अब कंक्रीट है, अब कंक्रीट के अंदर क्या होगा? कंक्रीट के अंदर सेम होता है, जो मैच्योरिटी आती है वो टाइम के साथ आती है, और जो मैच्योरिटी आती है वो टाइम के साथ आती है, दूसरा आती है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना फास्ट होगा, स्ट्रेंथ उतनी जल्दी अचीव होती है, स्ट्रेंथ उतनी जल्दी अचीव होगी। क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जैसे कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर, तो हाइड्रेशन नहीं हो पाता, तो वहाँ रिपीट हाइड्रेटिंग सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, वहाँ पर आप एक्सेलरेटेड क्यूरिंग भी करते हैं टेम्परेचर वगैरह बढ़ा के, आपको पता है। तो जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ हाइड्रेशन फास्ट होगा, जहाँ हाइड्रेशन फास्ट होगा वहाँ स्ट्रेंथ अच्छी आती है, ठीक है। तो कंक्रीट का जो मैच्योरिटी का फंक्शन होता है, वो फमीशन किसका होता है? वो फमीशन आपका होता है टाइम और टेम्परेचर का। किसका होता है? टाइम और टेम्परेचर का। जिस तरीके से इंसान के अंदर टाइम और स्ट्रगल की वजह से, है ना, मैच्योरिटी आती है, उसी तरीके से मैच्योरिटी कंक्रीट के अंदर टाइम और टेम्परेचर की वजह से आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखना है कि यहाँ पर फिर देखना है कि जो हमारा टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या करने का काम कर रहा है? टेम्परेचर की वजह से हाइड्रेशन होता है, टेम्परेचर की वजह से हाइड्रेशन होता है। तो कितने डिग्री टेम्परेचर, कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो हाइड्रेशन हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, जनरली अपन जो डेटा हम लेते हैं 0 से लेते हैं, लेकिन यहाँ पास -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें हाइड्रेशन हो जाता है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हमारा जो कंक्रीट होता है वो हाइड्रेशन कर लेता है। इससे कम टेम्परेचर पे हाइड्रेशन नहीं हो पाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भाई आपके पास एक लिमिट होती है ना, कितनी बड़ी सरकमटेंसेस आप फेस कर पाते हैं, वैसे कंक्रीट की भी है कि हाइड्रेशन कब तक होता है। तो हाइड्रेशन -11 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इससे कम पे नहीं होता है। तो अब हम कहते हैं, सवाल हमारे मन में आ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है कि हमने कोई कंक्रीट को 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्यूरिंग की, 28 दिन तक हमने क्यूरिंग की,
28 डेज तक हमने क्यूरिंग की, तो हमें मैच्योरिटी निकालनी है। तो मैच्योरिटी क्या हो जाएगी, आपने 28 डेज तक की है, वो तो 28 डेज हो गया, ठीक है। अब आपने जो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे की है, तो हमें यहाँ पर केवल आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे की है, तो आपको 20 डिग्री नहीं लेना है, वो डेटम से लेना है। तो डेटम हमारा कितना, -11 तक हम कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है निकालते किस में। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस पर डे में निकालना है तो कोई इशू नहीं है। तो आप 28 इंटू 20 माइनस और -11 इसको आप ऐड कर देंगे तो आपका कितना 31 हो जाएगा। तो 28 इंटू 31 ये आपका डिग्री सेल्सियस डे में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आवर में आए तो आपको 24 को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वन डे में 24 आवर होते हैं, वन डे में 24 आवर होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी आप चाहे तो कर सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट होता है डिपेंड करता है टाइम और टेम्परेचर पर। तो इट कैन बी से दैट कि स्ट्रेंथ आप फंक्शन ऑफ समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर, वही बात है। तो ये वाला फार्मूला आपको पता रहेगा, -11 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं और ये चीज़ क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट है तो क्वेश्चन करवा देता हूँ कि मान लीजिए आपने 30 डिग्री सेल्सियस पे 20 डेज तक आपने क्यूरिंग की है, 28 डेज तक आपने क्यूरिंग की है। आपने क्या किया, 20 डेज तक आपने केवल क्यूरिंग की है, तो मैच्योरिटी आपकी जो होती है, मैच्योरिटी आपकी कितनी हो जाएगी। अब आपको देखना है मैच्योरिटी होती है टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन। तो हमारे पास टाइम कितना 28 डेज है, 20 डेज है, इसको आवर में कन्वर्ट कर दो, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो आपने ये चीज़ें आपने की अभी, इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके अलावा जस्ट अ मिनट, इनटू अपने पास कितना 20 है ना, 20 डेज का टाइम लिया तो आपने कर लिया, ठीक है। 30 -11 डिग्री सेल्सियस, तो आपको 24 20 इंटू 24 इंटू 30 × 10 = 41 डिग्री सेल्सियस आवर आ जाएगा। तो आसानी से निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैच्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। मैच्योर हो गई हमारी कंक्रीट, टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन होता है, बहुत आसान है। नहीं बनता तो बहुत सारे बच्चे बोलते फिर मैच्योरिटी भी आता है, भाई मैच्योरिटी आसान टॉपिक है, इसलिए आपको सीखना होगा। क्लियर है बातें ना। आगे हम और कुछ काम की बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत मजा आने वाला है, क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। हमारी स्पीड धीमी लगी तो डबल स्पीड पे देखिए, काम आपका हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस हमारी गारंटी है। दूसरा एक टर्म आता है वर्कबिलिटी। कुछ नहीं सोचना, जो हम बता रहे हैं हम उसको, हमारी बात को समझना है। वर्कबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। अब जब हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उससे हम जो कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं, सीमेंट का सैंड का और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, उससे हम क्या करते हैं कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। बात आपको पता चल गई है अच्छे तरीके से। अब एक बात बताइए हमें, जो कंक्रीट आप प्रिपेयर से कंक्रीट आप बनाएं तो आप क्या चाहते हैं, कंक्रीट को आप चाहते हैं कि आसानी से हम यूज कर पाएं, ठीक है, आसानी से उस कंक्रीट को हम यूज कर पाएं, ठीक है। जब हम कंक्रीट को यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो वही कहा जाता है कि जो कंक्रीट वर्केबिलिटी क्या डिफाइन करता है, कि कंक्रीट को हम आसानी से मिक्स कर पाएं, हम ट्रांसपोर्टिंग कर पाएं कंक्रीट की, ठीक है। जब हम कंक्रीट को मिक्स करें, जब कंक्रीट को हम ट्रांसपोर्ट करें, तो वहाँ पर दो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कोई सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जब मिक्सिंग करें, ट्रांसपोर्ट करें या फिर हम प्लेफ्ट करें, तो कोई हमें दो टर्म सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए और ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ना तो सेग्रीगेशन होना चाहिए ना ब्लीडिंग होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब एक कंक्रीट, तो यदि ऐसा नहीं होता, यदि कंक्रीट को हम मिक्स कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, प्लेफ्ट कर रहे हैं, प्लेफ्ट करने मतलब जो डिजायर्ड सरफेस है या फिर जिस पर्टिकुलर जगह पे आप कंक्रीट को लाकर डाल रहे हैं, है ना, तो वो आपका होता है प्लेसिंग। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग नहीं हो रही तो मतलब हमारी कंक्रीट की वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अब मान लो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, अलग मैंने बताया, तो सेग्रीगेशन मतलब होता है कंक्रीट के पार्ट एग्रीगेट अलग हो गया, पानी अलग हो रहा है, सीमेंट का पेस्ट अलग हो रहा है, वो सेग्रीगेशन हो गया। ब्लीडिंग का मतलब होता है जब आप कंपैक्शन करते हैं सरफेस के ऊपर, तो उसके सरफेस में क्या होता है, पानी, सरफेस में क्या होता है, वाटर आ जाता है, वो आपका ब्लीडिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, सरफेस में जब वाटर आ जाता है तो फिर ब्लीडिंग कहते हैं। बाकी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को डिटेल में देखेंगे आगे।
तो यदि FHOFR नहीं हो रही तो हम बोलते हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो वर्केबिलिटी का मतलब होता है कंक्रीट को आसानी से हम यूज कर पाएँ, ठीक है। जब हम वर्केबल कंक्रीट कब होगा, जब उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होगा, यानी ल्यूब्रिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ रही कुछ कुछ बातें कि फ्रिक्शन कम होगा, ल्यूब्रिकेशन अच्छा होगा, तभी तो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, लिफ्ट कर पाएंगे, मिक्स करने में आसानी होगी और उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है कि जो वर्केबल कंक्रीट होती है वो फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए, लुब्रिकेशन मोर होना चाहिए, वर्केबिलिटी उसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। दरअसल एक टर्म में देखा जाए तो कंसिस्टेंसी कुछ अलग ही होता है, देखेंगे। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कितना आसानी से हम उसको यूज कर पा रहे हैं। जब हम यूज कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे दो चीजें नहीं होना चाहिए, नहीं कि बहुत आसान है, बढ़िया आसानी से यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें सेग्रीगेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के नेचर ऑफ वर्क, डिफरेंट वर्केबिलिटी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इसकी वर्केबिलिटी, ये जो हमारा कंक्रीट का क्यूब है, ये मान लो कंक्रीट का ढेर है, ठीक, कंक्रीट का ढेर है। अब इस कंक्रीट के जो ढेर में ये जो कंक्रीट आपने बनाई है, तो जरूरी नहीं है कि इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है। मैं कहता हूँ इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है, तो किस टाइप के वर्क के लिए अच्छी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइप के वर्क के लिए अच्छी है, तो वर्क के नेचर पे डिपेंड करता है वर्केबिलिटी क्या होगी। तो मान लीजिए एक सिंपल कंक्रीट का है, एक टाइप के लिए वर्केबल हो सकता है, लेकिन दूसरे टाइप के लिए वर्केबल नहीं हो सकता। जैसे कि अब आप रोड बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या आपने कैनाल की लाइनिंग की है, तो क्या दोनों की वर्केबिलिटी सेम होगी? नहीं होगी। जो आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ वर्केबिलिटी आपको कैसा चाहिए, वहाँ वर्केबिलिटी अलग टाइप का चाहिए। कैनाल के लाइनिंग के लिए वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब थोड़ा फ्लोएबल टाइप का कंक्रीट चाहिए, तभी तो कैनाल की लाइनिंग कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अलग अलग टाइप की वर्केबिलिटी होती है। अच्छा, अब वर्केबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर के बारे में आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्केबिलिटी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेस्ट का नाम सुन रखा होगा, फ्लम कोन टेस्ट, है ना, बीबी कंसिस्टोमीटर, फिर आपने फ्लोर टेबल टेस्ट सुना होगा, और एक टेस्ट और होता है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, और एक और होता है। तो चार तो इंपॉर्टेंट होते हैं, चार को याद रखिए, चार ही इंपॉर्टेंट है, चार एग्जाम में आते हैं। जो लास्ट वाला टेस्ट है तो आउट ऑफ द डेट है, अब नहीं आता, बुकों में दिया रहता है। तो ये चार टेस्ट आपको पता होना चाहिए, फ्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, है ना, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, और आपको फ्लम्प हो गया, कंपैक्शन, बीबी, फ्लो टेबल टेस्ट, है, चार टेस्ट हो गए इनके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कौन कौन से फैक्टर है जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, एक बार क्विकली फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। जैसे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में के अंदर कौन कौन से किसका फैक्टर क्या है, मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट का क्या कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है, सीमेंट कंटेंट पे डिपेंड करता है, मिक्स प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, किस टाइप के आपने एडमिक्सचर यूज किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सीमेंटियस मटेरियल पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 ऐसे फैक्टर है जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को घटा सकते हैं और वर्केबिलिटी को घटा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम देख लेते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज आपको पहले हमने बता रखा है, हालांकि आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ये चीज भूल मत जाना है आपकी। वाटर फेमेंट रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ फेमेंट होता है, कि जो कि 0.45 से 0.6, 0.4 से 0.6 के बीच में होता है। ये वैल्यू हमने आपको लिखा रखी है। कम होने पे क्या प्रॉब्लम होती है, ज्यादा होने पे क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या लिखा था, वाटर फेमेंट रेशियो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है, जनरली 0.45 से 0.6 होता है ना, एक गुड होता है वर्केबल कंक्रीट के लिए, ठीक है। यदि हम कोई एडमिक्सचर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो मतलब बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा कि हम वाटर फेमेंट रेशियो को बढ़ा रहे हैं, वाटर अपॉन फेमेंट, वाटर फेमेंट रेशियो को बढ़ा रहे हैं, तो वाटर की मात्रा हम ज्यादा बढ़ाएंगे, वाटर की मात्रा ज्यादा बढ़ाएंगे, तभी तो हमारा वाटर फेमेंट रेशियो ज्यादा होगा। अब यदि वाटर फेमेंट रेशियो हमारा ज्यादा हो रहा है, कलर चेंज कर ले, है ना, रेड रेड मिक्स हो रहा है, तो अब मान लीजिए वाटर फेमेंट रेशियो ज्यादा हो रहा है, तो अब आपको क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम वाटर कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा।
पर यूनिट वॉल्यूम वाटर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा तो कंक्रीट मोर वर्केबल होगी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखें कि वाटर फेमेंट रेशियो ज़्यादा होने से क्या होता है कि बहुत जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वहाँ पर फेमेंट तो नहीं आ पाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा तो बहुत सारे वाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब बहुत सारे वाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। तो वाटर फेमेंट रेशियो ज़्यादा होने से वर्केबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होगी। ये बातें भी साथ साथ आपको लेके चलनी होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए दो टाइप की मिक्सिंग होती है, एक तो हैंड मिक्सिंग होती है, दूसरा होता है मशीन मिक्सिंग। तो जो हैंड मिक्सिंग करते हैं उसमें तो भैया वाटर फेमेंट रेशियो ज़्यादा चाहिए होता है ताकि एफर्ट कम लगे, मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। लेकिन यदि आप मशीन मिक्सर करते हैं, मिक्सर मशीन का यूज करते हैं, तो आप वाटर फेमेंट रेशियो को अपन रिड्यूस्ड कर सकते हैं। वाटर फेमेंट रेशियो रिड्यूस्ड होगा, है ना, वाटर फेमेंट रेशियो को वहाँ पर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल वर्केबिलिटी थोड़ी चाहिए, हमको तो स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी। इसलिए जनरली मशीन मिक्सिंग प्रेफर किया जाता है ना, मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग का मेन रीजन ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिकल होता है, बड़ा प्रोजेक्ट है तभी करेंगे। दोनों चीजें होती है कि वाटर पेमेंट रेशियो कम होगा, जब वाटर पेमेंट रेशियो कम होगा तो अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ कम, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं बात को। आगे हम बात करेंगे कि डिजाइन मिक्स के अंदर, तो डिजाइन मिक्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक नॉमिनल मिक्स होता है, दूसरा डिजाइन मिक्स होता है। तो डिजाइन मिक्स के अंदर हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है। वहाँ तो मेन टारगेट होता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अचीव करना। उस केस में जो वाटर है ना वो अलग अलग तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं फेमेंट कंटेंट के ऊपर। फेमेंट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा, अब हम कहते हैं कि वाटर को हमने कांस्टेंट रखा, हमारा जो वाटर है भैया वो फिक्स है ना, वो जो वाटर है हमारा कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। और आपने फेमेंट कंटेंट को रिड्यूस्ड कर दिया, आपने फेमेंट कंटेंट को क्या किया, रिड्यूस्ड कर दिया। तो अब बताइए क्या होगा, आपका वाटर तो ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, जब वाटर बढ़ाते फेमेंट कम करते तो ठीक है, वो चलने वाला था। फिर ऐसा क्या मतलब वाटर आप बढ़ा रहे थे, पेमेंट आप कम कर रहे थे, तो वर्केबिलिटी तो ठीक है बढ़ जाती। लेकिन आपने क्या किया, वाटर को कांस्टेंट कर दिया और आपने पेमेंट कंटेंट को रिड्यूस्ड कर दिया। तो वहां पर क्या होगा, वर्केबिलिटी क्या आएगी, लो आएगी, लो वर्केबिलिटी आएगी। क्या होगी, लो वर्केबिलिटी होगी, प्रॉपर मिक्सिंग ही नहीं हो पाएगा ना, पानी कम रहेगा, है ना। अब वाटर का कांस्टेंट है, पेमेंट भी कम है, तो लो वर्केबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आपने क्या किया कि आपका वाटर कंटेंट कांस्टेंट है, लेकिन आपने क्या किया, पेमेंट को आपने बढ़ा दिया, पेमेंट कंटेंट आपने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या प्रॉब्लम आएगी, यदि मैं कुछ बोला हूँ तो उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। यदि आपका वाटर कांस्टेंट है और पेमेंट बढ़ गया, तो भैया वाटर तो नहीं बढ़ रहा है ना, पेमेंट बढ़ गया, तो पेस्ट बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। लेकिन उसमें भी लो वर्केबिलिटी आएगी, आसानी से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्केबिलिटी ये डिफाइन करता है कितना आसानी से आप काम कर पाते हैं, कितना कितना आसानी से आप काम कर पाते हैं। काम का मतलब ट्रांसपोर्टिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ये सारी चीज़ें विदाउट सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वाटर कांस्टेंट है, पेमेंट कम करेंगे तब भी लोअर वर्केबिलिटी होगी, वाटर कांस्टेंट है, पेमेंट बढ़ाएंगे तब भी लोअर वर्केबिलिटी होगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है इनमें ना, कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, है ना। और कम क्यों हो रही, ज़्यादा क्यों, तो पता चल रहा होगा आपको, फील कर पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट पेमेंट रेशियो पर, है ना। मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट पेमेंट रेशियो पर हम बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप क्या किया कि आपने एग्रीगेट पेमेंट रेशियो बढ़ा दिया, आपने एग्रीगेट पेमेंट रेशियो आपने बढ़ा दिया। अभी ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं पेमेंट एग्रीगेट, आपने एग्रीगेट पेमेंट रेशियो बढ़ाया होगा, तो यहाँ पर आपने एग्रीगेट की मात्रा बढ़ा दी, एग्रीगेट की मात्रा बढ़ा दी, तो पर यूनिट पेमेंट का वॉल्यूम कम हो जाएगा। आपने पर यूनिट एग्रीगेट का वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो रहा है, पेमेंट का वॉल्यूम कम हो रहा है, पेमेंट का वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ पर लोअर वर्केबिलिटी आएगी, क्या आएगी, लोअर वर्केबिलिटी आएगी। लेकिन आपने पेमेंट एग्रीगेट बढ़ाया होता, एग्रीगेट पेमेंट एग्रीगेट बढ़ाया होता तो पेमेंट की मात्रा ज़्यादा आती, पेमेंट की मात्रा ज़्यादा आती तो मोर वर्केबिलिटी होती, क्या होती, मोर वर्केबिलिटी होती, मोर वर्केबिलिटी होती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। एग्रीगेट पेमेंट रेशियो क्या होता है, पेमेंट एग्रीगेट रेशियो क्या होता है, एग्रीगेट पेमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा होगी, पेमेंट कम होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी, पेमेंट ज़्यादा होगा, एग्रीगेट कम होगा तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी। आगे हम बात करने वाले साइज ऑफ एग्रीगेट के ऊपर। ठीक है, अब आपका यहाँ पर हमने पेमेंट का पेफ्ट हमने कांस्टेंट रखा है। अब स्मॉलर साइज के एग्रीगेट है तो एरिया हमारी ज़्यादा मिलेगी। लास्ट लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बताए हैं।
इफ मालर फाइज एग्रीगेट है तो एरिया ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगी तो मोर फेमेंट पेफ्ट रिक्वायर्ड होगा। अब मोर फेमेंट पेफ्ट रिक्वायर्ड है लेकिन फेमेंट आप बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो वर्केबिलिटी कैसी आएगी? पर यूनिट सरफेस एरिया में वर्क अवेलेबिलिटी अब जो फेमेंट पेफ्ट होगा, जो फेमेंट पेफ्ट अवेलेबल होगा पर यूनिट सरफेस एरिया में कम होगा, तो लोअर वर्केबिलिटी आएगी। लेकिन बिगर साइज का एग्रीगेट है, सरफेस एरिया कम होगा, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा तो लेफर फेमेंट यानी कम फेमेंट की मात्रा में कम चाहिए होगी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फेमेंट पर यूनिट सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बेटर वर्केबिलिटी होगी। तो ध्यान में रखना है बात क्या कह रहा है, क्योंकि फेमेंट आपका कांस्टेंट है, फेमेंट कांस्टेंट है तो हमें देखना पड़ेगा भैया एरिया कितनी है, हमारे पास 1 kg फेमेंट है लेकिन फैलाना कितने पे है हमको, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि बिगर साइज का एग्रीगेट तो सिंपल सी बात है, यहाँ पास एरिया कम होगी, एरिया कम होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ फेमेंट पेफ्ट कम चाहिए, पर यूनिट सरफेस एरिया फेमेंट बढ़ जाएगा तो बेटर वर्केबिलिटी आ जाएगी। शेप ऑफ एग्रीगेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि राउंडेड शेप का एग्रीगेट है कि एंगुलर टाइप का एग्रीगेट है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, राउंडेड और जो सब राउंडेड एग्रीगेट होते हैं ना उसमें सरफेस एरिया कम होता है इलांगेटेड और इरेगुलर शेप की तुलना में। तो अब यहाँ पर राउंडेड और सब राउंडेड में जब सरफेस एरिया कम होता है तो लेफर क्वांटिटी ऑफ फेमेंट, लेफर क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, लेफर क्वांटिटी ऑफ फेमेंट चाहिए होता है। तो अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो वर्केबल मतलब राउंडेड एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, एंगुलर शेप के एग्रीगेट में स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलती है, वर्केबिलिटी कम मिलती है। ठीक है, तो राउंड अब एंगुलर में क्या है, आपको एरिया ज़्यादा मिलेगा, है ना, अब इस तरीके का कुछ भी है ना, तो इसमें एरिया बहुत ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू राउंडेड। तो राउंडेड में सरफेस एरिया कम होती है, स्मूथ भी होता है तो वर्केबिलिटी अच्छी काफ़ी होती है। इलांगेटेड एंड फ्लैकी में सरफेस एरिया ज़्यादा आता है तो फेमेंट पेफ्ट ज़्यादा चाहिए होता है, फेमेंट पेफ्ट ज़्यादा चाहिए होता है तो वर्केबिलिटी कम होती है। एंगुलर में क्या होता है कि इंटरलॉकिंग बहुत अच्छी हो जाती है फेमेंट की, है ना, इंटरलॉकिंग फेमेंट के साथ एग्रीगेट की बहुत अच्छी हो जाती है, तो स्ट्रेंथ आपको अच्छी काफ़ी मिलती है देखने को। आगे हम बात करेंगे टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है रफली टेक्सचर्ड एग्रीगेट, एक होता है स्मूथ टेक्सचर्ड एग्रीगेट। ठीक है, तो स्मूथ जो सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस किस में होता है, राउंडेड में, राउंडेड में, और रफली टेक्सचर्ड होता है एंगुलर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर राउंडेड है तो लेफ्ट सरफेस एरिया चाहिए होता है, लेफ्ट सरफेस एरिया तो वर्केबिलिटी अच्छी काफ़ी मिलेगी। एंगुलर में रफली में क्या होता है, हाई फ्रिक्शन होता है रफ में, है ना, हाई फ्रिक्शन होता है तो सेग्रीगेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, सेग्रीगेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ना, तो ये वाली बात भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जिस पर हमने बात की और इन फैक्टर को आई होप ध्यान में रखेंगे आप लोग, और ध्यान में रखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई क्वेश्चन आपका अटकेगा, है ना, बन जाना चाहिए। आगे हम बात करने वाले हैं कि मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, तो इसमें 4 नंबर लिख लिए, फ्लो टेबल टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होगा ही नहीं कंक्रीट में, आपको पढ़ना है ना, कंक्रीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा तो इससे जरूर आएगा। तो फ्लम टेस्ट होता है, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है, फ्लो टेबल टेस्ट होता है। फ्लम टेस्ट के अंदर हम एक फ्लम कोन यूज करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक फ्लम कोन होता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं आज। हमारे पास क्या होता है, एक फ्लम कोन होता है। अब उस फ्लम कोन के अंदर उसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आज के क्लास के अंदर ही। ये हमारे पास फ्लम कोन है, तो अब इस फ्लम कोन के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए परिचय वरिचय क्या कैसे भाई, है ना, उसकी हाइट विड्थ, इसका इसका क्या है, इसका जो आपका टॉप डायमीटर होता है ना, इस टॉप डायमीटर के बारे में, बॉटम डायमीटर के बारे में और हाइट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। टॉप डायमीटर आपका कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, टॉप डायमीटर है। बॉटम डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, और आपकी जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। क्लियर चीज़ें, जो टॉप डायमीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ये 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट इसकी क्या होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, हाइट क्या होती है, 30 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। अच्छा, एमएम में क्या है तो 100 mm, बॉटम कितना होता है 200 mm, हाइट 300 mm। अब इसको ऐसे याद रखिए कि जो हमारे पास सिलेंडर थे, सिलेंडर, वो सिलेंडर का क्या था, हाइट 300 mm था, तो अपने कोन का भी 300 mm होता है, और इसका तो 150 mm होता है डायमीटर। ये थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, जनरली बहुत सारे जो टेस्ट आप करते हो 300 mm देखने को मिलेगा, आगे भी देखेंगे। तो आप ये देखिए, टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। पहले तो इसके बारे में यही जानना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर हम क्या करते हैं, 4 लेयर के अंदर इसमें हम कंक्रीट को डालते हैं। ठीक है, 1 2 3
4 लेयर, 1 2 3 4 5 तो हो गए ना, 1 2 3 4, 4 लेयर के अंदर कंक्रीट को डालते हैं। इसके लिए हमारे पास टैंपिंग रॉड होती है जिसकी लेंथ होती है 600 mm, जिसकी लेंथ होती है 600 mm, और हमारे पास डायमीटर उसका होता है 16 mm। हमारे पास एक टैंपिंग रॉड होती है इसमें, है ना, है ना, इसमें कूट कूट के प्रॉपर एग्रीगेट को मतलब हमारे पास कंक्रीट को भर देते हैं। मेरी बात समझिए, हमारे पास फ्लम कोन होता है जिसमें 4 लेयर के अंदर हम कंक्रीट को फिलअप करते हैं। हमारे पास टैंपिंग रॉड होती है, हर लेयर एक लेयर कंक्रीट अपने डाली, ठीक है, और 300 mm है ना, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब जितना भी आ रहा है, ठीक है, जितना भी आपका आ रहा है उसमें क्या करना है आपको, अब इसमें क्या करना है पता है आपको, आपको हर लेयर के बाद ना इसमें टेम्परिंग रॉड से प्रॉपर कंपेक्ट कर देना है। 16 mm की डायमीटर होता है, 600 mm की लेंथ होती है। 4 लेयर में आपने कर दिया, पहला काम तो ये करना है। आगे क्या करना है, आगे एक एक करके देखते हैं। मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि जो फ्लम टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट होता है, फील्ड में आसानी से कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं देता इसमें कि भाई ये वर्केबिलिटी इतनी होगी, इसमें कुछ डायमेंशन हम चेक करते हैं। जो डायमेंशन आपको जनरली mm के अंदर देखने को मिलेगी, उस डायमेंशन के बेस पे बताते हैं वर्केबिलिटी कैसी होगी। इसमें अपन जो मोड यूज करते हैं जिसका टॉप बॉटम डायमीटर के बारे में पता चल गया। जो हमारे पास टेम्परिंग रॉड होती है जिसमें हम रैम करते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया। हम कैसे करते हैं, 4 लेयर में फिलअप करते हैं, 1/4 की एक लेयर हो जाएगी। 25 टाइम इसमें टेम्परिंग रॉड से टैंप करते हैं, पता है, प्रॉपर फिलअप हो जाएगा। जो ऊपर एक्स्ट्रा कंक्रीट रहेगा उसको हटा देते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ मोड से। फिर इसको क्या करते हैं, हम वर्टिकली लिफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, वर्टिकली लिफ्ट करते हैं। हम कंक्रीट का जो हमारा मोड होता है उसको वर्टिकली लिफ्ट करते हैं। जब वर्टिकली लिफ्ट करेंगे तो उसमें होगा क्या, जैसे मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, ये हमारा का पूरा सिस्टम है, समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या किया, इसमें पूरा का पूरा कंक्रीट को भरा था, फिर इसको हमने वर्टिकली लिफ्ट किया। अब वर्टिकली लिफ्ट ऐसे समझो कि यहाँ से और यहाँ से हमने पकड़ा और इसको लिफ्ट कर दिया। मैं आपको फ्लम टेस्ट कोई वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिकल इसको समझना है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग एक्सपीरियंट है तो आप प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है सारी चीज़ें, तो वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा समझना है यहाँ पास। ये हमारे पास जो क्लोन होता है, इस क्लोन को ऊपर उठा देते हैं, वर्टिकली उठा देंगे। तो जब वर्टिकली उठाएंगे, जैसे समझो कि 300 mm है और इसमें प्रॉपर भरा हुआ है, इसमें प्रॉपर भरा हुआ है, 300 mm प्रॉपर हाइट है, जिसको पकड़ के उठा देते हैं। जब उठाएंगे तो क्या होगा, कंक्रीट कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएगा, कंक्रीट कुछ ना कुछ सब्साइड करेगा। तो जो हमारे पास टॉप हाइट है, इस टॉप हाइट से कितने हाइट उसकी डाउन हुई है, उस हाइट को मेजर कर लेते हैं। वही आपका फ्लम की वैल्यू होती है। द गैप बिटवीन टॉप ऑफ मोल्ड टू सबसाइडेड कंक्रीट। सबसाइडेड कंक्रीट मतलब जब आपने वर्टिकली अपवर्ड किया तो जो उसके हाइट में कमी आई है, उस हाइट की कमी को मेजर कर लेंगे तो, है ना, वही आपका क्या होता है, फ्लम की वैल्यू होती है। आप समझिएगा, कई बार क्या होता है कि अब यहाँ पास हमने कंक्रीट को उठाया, कंक्रीट पूरी तरह की सरफेस में आके फैल गया इस तरीके से, उसे बोलते हैं कोलैप्स फ्लम। क्या बोलते हैं, कोलैप्स फ्लम। ऐसा हो सकता है कंक्रीट को जैसे अपने वर्टिकली अपवर्ड किया तो एक साइड से, एक डायरेक्शन से थोड़ा सा एक फैल गया, एक डायरेक्शन में फैल रहा है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, एक डायरेक्शन से ज़्यादा फैल रहा है, इसे बोलते हैं फियर फ्लम। फियर फ्लम। ऐसा कुछ होता है कि हमारा जो कंक्रीट है ना, जैसे उठाया ना तो दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा फैल गया है, फिर बोलते हैं ट्रू फ्लम। क्या बोलते हैं, ट्रू फ्लम। ट्रू फ्लम के केस में क्या होता है, जैसे आपने उठाया ना दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना, दोनों डायरेक्शन में हुआ तो फिर बोलते हैं ट्रू। एक डायरेक्शन में हुआ तो फ्लम, और पूरी तरीके से बैठ गया तो कोलैप्स। दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ तो ट्रू फ्लम, एक डायरेक्शन में तो फेयर फ्लम, पूरी तरह बैठ गया तो कोलैप्स फ्लम। और ये जो टॉप है ना, ये टॉप ऑफ द मोल्ड है, इससे अपन हाइट मेजर कर लेते हैं। इससे अपन क्या करते हैं, हाइट मेजर कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, हाइट मेजर कर लेते हैं। यही फ्लम की वैल्यू होती है, यही फ्लम की वैल्यू होती है। क्लियर बातें, बातें क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। कुछ हमने डिफिनेशन भी आपको लिखी है तो आप चाहे तो कर सकते हैं। जीरो फ्लम, वेरी लो वाटर कंटेंट, है ना, वेरी लो। जीरो फ्लम का मतलब ये होता है कि हाइट में कोई डाउन नहीं हुई, इसमें इमेज नहीं दिख रहा है। अभी जीरो फ्लम की कहीं बात करें तो जब लो वाटर कंटेंट रहता है, बहुत कम वाटर कंटेंट रहेगा, तो ड्राई मिक्सेस रहेगा। ड्राई मिक्स में कोई हाइट में डाउन ही नहीं हुई, मतलब जैसे एज इट इज, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे हम बहुत सारे लिए हैं। अब यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं फ्लम कौन है ना, इसको अपन बोलेंगे जीरो फ्लम। क्या बोलेंगे, जीरो फ्लम। मतलब इसके हाइट में कमी नहीं, 300 के 300 ही आ रहा है वर्टिकल अपवर्ड करने के बाद।
उसमें बोलते हैं जीरो फ्लम। कोलैप्स्ड क्या होता है, वाटर फेमिंट रेशियो बहुत ज्यादा रहा होगा, वाटर फेमिंट रेशियो ज्यादा रहा होगा तभी तो फैल गया, मतलब सरफेस में आ गया, है ना। हाई वर्केबिलिटी मिक्स बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। फिर फेयर फ्लम इंडिकेट करता है कि इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रिजल्ट को मिस करता है, उसमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ये डायरेक्शन पे केबल हो रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जीरो फ्लम का मतलब है कि लो वाटर कंटेंट, लो वाटर कंटेंट की वजह से उसकी हाइट बिल्कुल डाउन नहीं हुई है, वो ड्राई मिक्सिस के फॉर्म में है। कोलैप्स्ड फ्लम का मतलब है कि वाटर सेमेंट रेशियो ज़्यादा होगा, वाटर सेमेंट रेशियो ज़्यादा होने की वजह से हाई वर्केबिलिटी उसके अंदर होगी। फेयर फ्लम के बारे में पता है कि फ्लम इंडिकेट करता है कि इनकम्प्लीट है ना। ये बातें आपको